बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं शहर इकबाल सियालकोट में। और नाज़रीन कराम, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि सियालकोट में बहुत बड़े पैमाने पर खेलों का सामान तैयार किया जाता है, सर्जिकल आलात तैयार किए जाते हैं, उनकी दरामदात की जाती हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि सियालकोट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर पाकिस्तान। यानी कि आपको पता है कि बहुत बड़ा सोर्स है ये अर्निंग का। और सोर्स इसकी रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीजन इसकी एक्सपोर्ट है। सेकंड, जो मैन पावर ऑफ ओवरसीज हैं, मतलब जितने भी ओवरसीज हैं उनकी बहुत बड़ी है। प्लस अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 13वां नंबर जो है, यानी 13 नंबर जो है वो सियालकोट है। सियालकोट पॉपुलेशन के एतबार से 13 नंबर पर आता है। आज हम मौजूद हैं मेगाडॉन क्लासिक इंटरनेशनल कंपनी में और आपकी मुलाकात एक समाजी और बिजनेसमैन शख्सियत से करवाते हैं। मेरी मुराद हसनैन सिकंदर भट्ट साहब हैं, जो सिकंदर भट्ट साहब जो कि सीईओ हैं इस मेगाडॉन के, उनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का बड़ा करम है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सही। पहले नंबर बड़ा शुक्रिया कि आप आए हैं हमारी फर्म पे। जी जी, थैंक यू सो मच। तो बाकी जी जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, माशाल्लाह से आप मेगाडॉन कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से वर्क कर रहे हैं यहाँ, तो मेगाडॉन का आगाज़ कब से हुआ, इसको प्लान कैसे किया गया और इसको तरतीब किसने दिया? देखिए जी, ये मेगाडॉन जो है हमारी, ये तकरीबन 2002 में जो है ना ये इस्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले हमारी फर्म थी एम्ब्रोज, जिसमें जो पायनियर्स थे वो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, उन्होंने इस फर्म का और स्पोर्ट्स का आगाज़ किया था 1978 में। जी जी। तो 78 से लेके 2000 तक हमारा वो रहा। फिर 2001 में जो है ना हमने, ये एक सेकंड फर्म थी, इसको साथ जो है ना हमने स्टैंड किया मेगाडॉन क्लासिक, और बाद में इसको एम्ब्रोज को और इसको मर्ज करके हमने ये वाली फर्म जो है ना ये बनाई है। 2002 से जो है ना ऑनवर्ड्स हमारी ये फर्म जो है ना, और आई एम वन ऑफ द थर्ड जनरेशन जो इस फील्ड के अंदर अभी कर रही है। माशाल्लाह से सही। तो आपकी सर्विसेज जो है इसमें थर्ड जनरेशन पे है मेरी सर्विसेज। ग्रैंडफादर, फादर और फिर जो है ना मेरी है इसमें। सही। 7 भाई है मेरे, तो वो अनफॉर्चुनेटली कोई इश्यूज़ की वजह से वो भी नहीं है, मीटिंग्स वगैरह थी, तो इसीलिए मैं अभी खुद ही जो है ना वो साथ कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा सर, जी जी। इसमें ये था कि हमारी जो मार्शल आर्ट्स में है, थ्रू आउट हमारी यही फील्ड रही है मार्शल आर्ट्स में। इसमें यूनिफॉर्म्स, एसेसरीज, गियर्स, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है हर चीज़ से, बड़ा करम है अल्लाह का। तो साथ साथ बस ये है कि अब इसको हमारा यही है एम कि इसको फर्दर मज़ीद जो है वो ग्रो किया जाए जी, इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स वगैरह। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपकी जो क्वालिटी है, लोग उससे सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें 98 में इंटरनेशनल गोल्ड स्टार फॉर क्वालिटी वो अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल आर्ट्स के अंदर सियालकोट में हम लोग पायनियर्स में से हैं जिन्होंने इस फील्ड का आगाज़ किया था। जो बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स और ये जुडो कराटे यूनिफॉर्म्स वगैरह जो स्टार्ट से बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी हमारी जो है वो ऐसी है कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। किसी भी हवाले से कोई हो तो क्वालिटी में हमारी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ वो बिल्कुल नहीं है। सही। जी जी। इसमें मौजूद जितनी भी लेबर है उसके साथ आप किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, प्लस उनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? देखिए जी, लेबर का जहाँ तक तल्लक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी लेबर को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी देते हैं। उनको खाने का भी हम लोग सारा वो उनका रखा हुआ है इंतज़ाम फैक्ट्री के अंदर ही। और काफ़ी ज़्यादा हमारी लेबर है जो काफ़ी दूर से आती है, फॉर एग्जांपल पसरूर वाली साइड से, नारोवाल वाली साइड से, तो डेली उनका जो पिक एंड ड्रॉप है वो फर्म जो है वो प्रोवाइड करती है उनको पिक एंड ड्रॉप, उनका खाना पीना सारा वो फर्म की तरफ से जो है ना वो होता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से मेगाडॉन क्लासिक का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम है आपकी मेगाडॉन का, या मतलब ओवरऑल जो है जीडीपी में, पाकिस्तान की जीडीपी में इनका क्या रोल होता है? देखिए जी, कोई भी एक्सपोर्ट की फर्म होगी उसका जीडीपी में ऑब्वियसली रोल होगा, क्योंकि हम लोग की तरफ से ये होता है कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं तो उसमें फॉरेन करेंसी जो है वो पाकिस्तान में आती है। जी जी। तो उसी की बेस पे आगे फिर इंपोर्ट्स होती हैं। सही।
तो इसीलिए हमारी कंपनी या कोई भी सियालकोट की जो एक्सपोर्ट के रिलेटेड फर्म होगी वो ऑब्वियसली इकॉनमी के लिए फॉरेन करेंसी जो है वो जनरेट करके देगी, फॉर एग्जांपल डॉलर्स, यूएस, अपना यूरोज, तो उस हवाले से ये फिर जनरेट करती हैं। तो उसी की बेस पे आगे जो फिर ये इम्पोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी होती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो उनसी हैं वो इम्पोर्ट से कम है, कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं उससे हमारी इम्पोर्ट जो है ना वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो हमारा तो ये होता है कि मैक्सिमम जितनी एक्सपोर्ट होगी तो उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा इकॉनमी के हवाले से। तो ऑब्वियसली वो उसका इफेक्ट तो एक आता है कि, मगर फिर भी कोशिश तो पूरी होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट्स करें ताकि मुल्क को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचे। सही। बट सर मुझे ये बताइए कि आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो की जाती हैं उनमें से कौन कौन से आइटम हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हैं? हमारा देखें जी, मार्शल आर्ट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सारी आइटम्स जो सी हैं वो बनती है ऑल ओवर द ईयर। मतलब साल में हम लोग तकरीबन मोस्ट प्रॉब्ली जो मेजर आइटम्स होती हैं वो सब पे टच कर जाते हैं जो मार्शल आर्ट्स के हवाले से होती है। उसमें बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स होती हैं सारी, और यूनिफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जूडो कराटे वगैरह के इसमें आर्टिकल्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी जो है ना वो इधर मैन्युफैक्चर की जाती है हमारी फर्म के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्म के अंदर जितने भी मार्शल आर्ट्स के हवाले से जो रेंजेस हैं वो सारी प्रोड्यूस की जाती हैं। माशाल्लाह। आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आजकल की जो यूथ है अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है तो माशाल्लाह समझ लें कि मतलब कामयाब बिजनेसमैन भी हैं जस्ट लाइक यू, और अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है तो वो काफ़ी जो है अनफॉर्चुनेटली ऐसी बुराइयों में इन्वॉल्व हैं कि मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वे यूथ को अपनाना चाहिए कि वो बिज़नेस की तरफ भी आएँ, कामयाबी की तरफ भी आएँ, प्लस वो एजुकेशन को भी फॉलो कर सकें, या मतलब एक अच्छी तरबियत जिसको कहते हैं ना वो उसको सीख सकें या फॉलो कर सकें? देखें जी, जो बिज़नेस की हवाले से बात है वो ये है कि ये इंसान के अंदर खुद एक करेज होता है कि मैंने अपने आप को कुछ जगह पे स्टेबल करना है, कुछ बनना है। जी जी। तो उस हवाले से ये होता है कि जब आपको एक चीज़ का पता होगा कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, सही, तो उसमें फिर वेज डिफरेंट निकल आते हैं कि आपने उसको बिजनेस में करना है, जॉब में करना है, वो आपकी डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस में करना चाहते हैं तो आपका अपना जो विजन है वो ब्रॉड करना पड़ता है कि उसमें आपने किस कैटेगरी को चूज करना है और आप में क्या इतनी एबिलिटी है कि आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं और उसको आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको सेल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो यंग जनरेशन है, सबसे पहले तो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारी वर्थ है क्या, हम लोगों ने क्या करना है, हमारा माशरा किस ट्रैक पे जा रहा है। क्योंकि जब आप डिपेंड होते हैं अपने बड़ों के ऊपर कि जी वाला साहब कमा रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि जी एक कमाने वाला तो 10 खाने वाले हैं। ऐसे ही। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले अपने जेहन से निकालनी पड़ेंगी। अगर हम लोगों ने अपनी इकॉनमी और अपने माशरे को और अपने आप को अगर हमने किसी मकाम पे खड़ा करना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने जेहन में ये चीज़ जो उनसी है ना वो निकालनी पड़ेगी कि एक कमाने वाला और 10 खाने वाले ये खत्म हो। उसमें यह है कि जो हमारी यूथ जनरेशन है उसके पास इतनी एबिलिटीज, अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो आपको नई से नई चीज़ें जो सी हैं वो नज़र आती हैं। आप देखते हैं कि जी ये इसी तरह चीज़ें बन रही हैं या किस तरह हो रही हैं। और स्पेशली हमारे सियालकोट के हवाले से तो देखा जाए तो हर गली के अंदर, हर कह लें कि मोहल्लों के अंदर अब तो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बजाय इसके कि किसी को देख के अपना मुंह लाल किया जाए, बंदा इसको सर्वे करे कि भाई हम लोग किस चीज़ को मैं ले सकता हूँ, किस चीज़ को आगे जाके मैं अपना उसमें वर्किंग करके उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो इस हवाले से कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, उसके बाद जो हमारी ये जो सोशल मीडिया है, इससे वर्किंग करके हमें चाहिए कि हम लोग अपनी जो सी हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ इसको लूज़ ना करें और जो सही ट्रैक है उस चीज़ को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया पे हम लोग अगर वो इसको गलत तरीके से, कोई भी चीज़ है उसकी गुड और बैड दोनों है। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर हम लोग उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा ही फायदा है। क्योंकि जो हम लोग जिस ट्रैक पे इस टाइम फॉल कर गए हुए हैं कि अगर अभी भी हम लोग इस चीज़ पे नहीं होंगे कि हम लोगों ने अपना वे जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम लोग नहीं कर सकते उसके ऊपर। क्योंकि हमें चाहिए हमारी यूथ को कि अब समझे कि हम लोग किस जगह फॉल कर रहे हैं और हम लोगों ने कुछ करना है अब।
बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमें कौन सा लाया अमल एख्तियार करना चाहिए? एक तो आपने मैसेज कन्वे किया यूथ के लिए कि चलें यूथ को मतलब कैटेगरीज डेवलप करनी चाहिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारे मुल्क का, हमें इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मतलब काम के हवाले से बताएं कि क्या एजुकेटेड जो लोग हैं वो बड़े से बड़े काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अगर मौके ना मिल सकें तो वो नहीं कर पाते। क्या काम छोटा बड़ा होता है? ऑब्वियसली काम छोटे बड़े होते हैं, हर जगह पे स्टेबिलिटी तो नहीं होती, मगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरह कवर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखा जाए कि हमारे माशरे में जो जिस भी फील्ड में है उधर ज़रूरत किस चीज़ की है, सही। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। सही। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी ये बंदा पढ़ा नहीं है तो इसको अब काम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। अगर आप अब देखा जाए तो एक पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा जो कमाई कर रहा है वो एक अनएजुकेटेड जो एम्प्लॉई है, जो अपना रोज़गार जो है वो अपने हाथों से मशीन पे काम करके कर रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ज़हन में बिल्कुल ही रखना चाहिए कि भाई हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को करें तो आप में वो हो कि आप उसको कर सकें। जब हमारे यहाँ पे एक बंदा इस चीज़ की साइकी डेवलप कर लेता है कि भाई मैं तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का बंदा हूँ तो मुझे तो जी ट्रेडिंग का काम आएगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, तो वो घर बैठ के अपना टाइम ज़ाया करेगा। इससे बेहतर ये है कि वो अपना फील्ड में जिधर भी उसको इस टाइम कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें जाए, उसमें जाके उस चीज़ को अडॉप्ट करे। और टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे सेम लेवल के काम होंगे। जिस भी जगह पे आप जाते हैं आपको चाहिए कि उस चीज़ को अडॉप्ट करके उसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाएं। नॉलेज होना, एजुकेशन होनी मस्ट है, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि आप में इतनी एबिलिटी हो कि अगर आप ACCA के बंदे हैं तो आप मार्केटिंग भी कर सकें। ये नहीं कि अगर आप ACCA के हैं तो आप उसकी जॉब ACCA वाले ही ढूंढें। आप हर जगह देखेंगे जी मैं ACCA का बंदा हूं तो मुझे बस चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। अगर आपको कहीं मार्केटिंग की जॉब मिल रही है आप उसको अवेल करें, बजाय इसके कि आप अनएम्प्लॉय होके अपना आप जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। सही बात है। एट द टाइम क्या होगा कि जब आप बिल्कुल फारग बैठेंगे तो आपका ज़हन जो सा है वो बंद हो जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिकली फिर जो जनरेशन है वो गलत ट्रैक पे जाएगी। सही। चोरियां डकैतियां होंगी, लोगों की लूटमार होगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, वो इसी वजह से बढ़ेगा। क्या हम लोग अपना विजन जो है वो एक तरफ रखते हैं कि बस जी हमने अगर ये किया तो हमने यही करना है, इसके अलावा हमें काम कोई नहीं आता। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया कि वो हर चीज़ में उसका है कि वो चाहे वो कर सकता है, मगर एबिलिटी जो सी है वो हमें अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को बनाना पड़ेगा कि हम जो भी चाहे हम कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में खेलों का चूँकि सामान तैयार किया जाता है आपके इस फॉर्म में, तो मुझे ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में खेलों को क्या अहमियत हासिल है और खेलें कौन सा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी लाइफ में? देखिए जी, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो एक मेजर रोल आपकी लाइफ में अदा करती है। उसमें यह है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी अगर आपकी होगी तो आप उसके अंदर अपनी हेल्थ को जो है ना वो सही रख सकेंगे। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि इधर जो चीज़ बस वो शुरू की गई है उसी के ऊपर रहना है, उसके अलावा कोई दूसरी फील्ड की तरफ जाना नहीं है। जिस तरह स्टार्ट से क्रिकेट था तो आज भी हर जगह क्रिकेट होता है। पहले हॉकी था, सारे हॉकी की तरफ जाते थे कि जी हॉकी है। अब नेशनल मार्केट में इतनी स्पोर्ट्स आ गई हैं जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से हैं, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट बहुत जल्दी और बड़े अच्छे पैमाने पे उसको ओवरकम करके अपनी जो नई जनरेशन है उसको इस तरफ लेके जा रहा है। और हमारा पाकिस्तान जो है उसको इस लेवल का प्रमोट नहीं कर रहा जिस लेवल का करना चाहिए। इस तरह हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं कुछ ऐसे कि जो फिज़िकल आपके सेल्फ डिफेंस के हवाले से बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाए जाते हैं, जो बाहर के माशरे में दिए जाते हैं। उधर उन्होंने कंपल्सरी किए हुए हैं कि हर टीन एज बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, उसको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि उसमें एबिलिटीज़ होती है कि वो कोई भी काम कर सकता है। हमारे यहाँ पे उस लेवल पे बच्चों को वो चीज़ नहीं करवाई जाती कि इनको बस अगर वो फिजिकल एक्टिविटी का अगर पीरियड हुआ है क्लास में तो उनको बस ही वो रेस लगवा ली, दौड़ें लगवा ली, क्रिकेट खिला लिया तो जी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। बच्चों के पास इतनी होनी चाहिए कि आप जो है चूज़ करें कि आपके पास 10 किस्म के स्पोर्ट्स हैं, आपने किस स्पोर्ट को प्रमोट करना है, किस स्पोर्ट को लेना है
और उनको बताया जाए कि इस स्पोर्ट का फ़ायदा क्या है, कि इस स्पोर्ट्स का ये फ़ायदा है कि अगर खुदा ना आस्ता कि कुछ भी आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो आपके पास इतनी एबिलिटीज़ हों कि आप अगले बंदे को जो है वो कवर कर सकें। सही। जब आपने बिल्कुल वो उस चीज़ पे फॉलो करना ही नहीं है तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पीछे से पीछे जाई जा रहा है और दुनिया जो है वो आगे निकल रही है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सामान मैन्युफैक्चरिंग तैयार करने में आपको, आपकी फैक्ट्री को, आपके लेबर को किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर करना पड़ता है तो क्या ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं किसी काम में भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आपने किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो सबसे पहले आपने उसके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो स्टॉक करने होते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, जब वो अपना रॉ मटेरियल जो है वो अपना स्टॉक रखेगा तो कभी भी आगे लेबर को किसी चीज़ में परेशानी नहीं मिलेगी। जब रॉ मटेरियल स्टॉक में नहीं होगा, अब जिस तरह के देखें लोड शेडिंग की वजह से, गैस की शॉर्टफॉल की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेक्सटाइल के रिलेटेड हैं, जो कि डाइंग ब्लीचिंग पे पड़े होते हैं और गैस ना होने की वजह से वो लेट हो जाते हैं। फिर ये है कि हमारी डिलीवरीज आगे लेट होती हैं और वो प्रोडक्शन जो है वो उसमें हर्डल होती है। मगर उसको भी हमें फिर आगे से एक फोरकास्ट बना के हम लोगों ने उसको मैनेज किया होता है कि अपनी जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो इन टाइम हमारे पास स्टॉक में हो, ताकि आगे लेबर को जो है ना वो प्रोडक्शन करते हुए कोई इशू ना बने। सही। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग सेशनली अपने जो हमारे रेगुलर आइटम्स हैं उसको हम स्टॉक करके रखें। सही। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि हर इंसान के लाइफ की कोई ना कोई अचीवमेंट होती है, पर्सनल अचीवमेंट उसे कह लें या पीसफुल अचीवमेंट कह लें, या यूं कह लें कि कोई ऐसी अचीवमेंट जिससे इंसान को स्पिरिचुअली पीस मिलता हो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट हो? मुझे जी सबसे पहले तो ये है कि मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिदैन का साया मेरे सर पे है, और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा और मैं उनके गोल को आगे अचीव कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से खुश हैं इस चीज़ से। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उनकी लाइफ में कि जो उन्होंने एक चीज़ बनाई उसको मैं अच्छे तरीके से आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी दिया है कि मैं उस चीज़ को आगे रन कर सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। माशाल्लाह से बहुत बड़ी और अच्छी बात की है आपने। अच्छा, कोरोना जैसी कंडीशन में, जैसा कि आपको पता है आलमी वबाई बीमारी है और पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान भी उसी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में ये पीक की कंडीशन में है। तो अहम मुझे ये बताइए कि कोरोना जैसी कंडीशन में क्या समाजी तौर पर आपने अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपने नाइबर्स को या किसी को मुस्तफ़ीद किया? देखें जी, इसमें ये है कि ये जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ कि ये कोविड-19 जो है ये तो हर एक को होना है। तो उसमें ये है कि प्रिकॉशंस जो उनसे हैं वो मस्ट हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। जिस तरह फेस मास्क वगैरह, हाथ अच्छे तरीके से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग जो उनसी है वो हमारी हो। तो मेरे ख्याल में उससे ये होगा कि आप क्योर कर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और सेकेंडली ये है कि अपना जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आप अच्छे मतलब खाने वगैरह खाएं, अच्छी खुराक वगैरह रखें तो इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक का बड़ा खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर भी और आगे इंशाल्लाह ताला रहेगा भी। और मैं नहीं समझता कि इससे हमारे मुल्क में जो है ना वो कोई ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है कि पेरिस में इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ था जिसमें तमाम दुनिया की जो है कंपनीज वो समझ लें कि वहाँ उनकी शमूलियत हुई थी और माशाल्लाह से बड़े फ़ख्र की बात है कि आपकी कंपनी को जो है नॉमिनेट किया गया था और इनाम से नवाजा गया था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 98 में हुआ था और उधर हमारी फर्म थी, उसी को जो है ये इंटरनेशनल गोल्ड स्टार फॉर क्वालिटी के हवाले से मेरे फादर को जो है वो भी CEO थे उस फर्म के, एम्ब्रोज इंटरनेशनल। तो उनको ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया था क्वालिटी के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड है। तो ये एक बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको क्वालिटी से जो है वो नवाजा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैसे तो सियासत में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सियासत का कोई आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड में भले सियासत से रिलेटेड लोग हैं लेकिन आप सियासत में बिल्कुल आपकी फैमिली को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप किसी भी शख्सियत से कोई इंस्पिरेशन है आपकी? देखिए जी, इंस्पायर तो इंसान होता ही है, मगर ये है कि पॉलिसीज़ जो सी हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो पॉलिसीज़ PMLN की थी वो काफ़ी बेहतर थी
बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से जो उन्होंने ट्रिब्यूट किया था। बाकी सियासत के साथ तो हमारा ऐसा कोई नहीं है कि पॉलिसीज़ ही मैटर करती हैं कि आपको क्या फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो फैसिलिटेट हमें PMLN के टाइम पे हुआ है वो अभी तक नहीं किसी और सही माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइए व्हाट्सएप के एक कामयाब बिजनेसमैन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए जी, कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको अपने कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है, जब आप उसको ईमानदारी के साथ करें तो अल्लाह ताला रास्ता जो है वो अपने आप खोल देता है। तो कामयाब इंसान होने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए जो लाजम है, और सेकेंडली आप अपने काम के साथ मुखलिस हों कि आपको टाइम जो है ना वो अपने काम को फुल देना चाहिए। तो फिर ही आप समझ सकते हैं कि आपको किसी चीज़ पे जो है ना वो अचीवमेंट मिलेगी। जब आप किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे तो टाइम किसी का बाउंड नहीं है, वो आपको फिर जो है ना वो आगे बढ़ाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन के जो है वो यही है कि अपनी चीज़ को टाइम जो है ना वो प्रॉपर दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा वर्थ करता है इस टाइम। एक अच्छे बिजनेसमैन होने के वाले से टाइम और बुजुर्गों की दुआएं और किसी भी चीज़ पे जो है वो आप अगर वो करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है उस चीज़ का। लास्ट में आप अपने जैसे यूथ के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो? यूथ के नाम मैं यही मैसेज करूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी काम हो सही आप उस पर फैसला ये करें कि आपने ये काम करना है, तो मायूसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना वो इंसान के हक़ में ही होती है, क्योंकि जो रब इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो कभी उसको मायूस नहीं कर सकता। तो मायूसी हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा है, मैंने जो अभी तक देखी है कि हर बंदा किसी ना किसी चीज़ पे मायूस है, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया आपने जी। तो नाज़रीन ये थी हसनैन भट्ट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया है आवाम के लिए, अपनी यूथ के लिए। सबसे पहली जो उन्होंने बात की कि किसी भी बिजनेसमैन को कामयाबी के लिए ऑनेस्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस उन्होंने ये जो कहा कि नौजवान जितने भी हैं उनको कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इंप्रूवमेंट देने के लिए ऑनेस्टी की ज़रूरत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। प्लस उन्होंने ये कहा कि कभी भी मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रब पैदा करता है उसको बहुत फिक्र होती है इंसान की, और अल्लाह पाक ने रिस्क का स्पेशली वादा किया हुआ है इंसान के साथ। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी फिर आपके साथ किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।